नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते आए हैं और आज भी एक ऐसे ही मुद्दे पर होगी चर्चा। दरअसल INS 24x7 की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राउंड रियलिटी चेक की और चौंकाने वाली जो चीजें हैं वो इसमें सामने आई हैं। केंद्र सरकार ने नई सूची जारी करने के लिए जो है तिथि तय कर दी और 31 मार्च तक आवेदन मांगे हैं। लेकिन पिछले 3 सालों का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ ऐसा है जो बताता है कि किस हद तक के घोटालों में प्रदेश में ये योजना डूब गई। आप यकीन मानिए, जब INS 24x7 की टीम अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची तो जो जिम्मेदार थे, जो नगर निगम से जुड़े अधिकारी थे, जो नगर पालिका से जुड़े अधिकारी थे और जो अधिकारी पंचायतों से जुड़े थे, इन सब ने घोटाला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ने अपने नाम पर, किसी ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर जो है मकान आवंटित करा लिए, जिनके पास ऑलरेडी उसी क्षेत्र में एक घर था, जो शर्तों का सीधा उल्लंघन है। इन तमाम चीजों पर करेंगे बात अपने मेहमानों के साथ। सबसे पहले कराते हैं अपने मेहमानों का परिचय जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में है मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे दीपक जोशी जी, सर आपका स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा जी हैं, आपका स्वागत है हीरालाल जी। और साथ में ग्राउंड पर हैं संजय साहू जी जबलपुर से, हमारे साथी। आप तीनों मेहमानों के साथ करेंगे शुरू बात, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं जमीनी हकीकत, और वो भी वहां की और उस समय की जब बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे। उस समय वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर एक पूरी कॉलोनी बन गई। इस कॉलोनी की हकीकत हमने जमीन पर जाकर जानी तो क्या हकीकत सामने आई, ये इसलिए हम पहले अपने मेहमानों को सुना दे ताकि इस पर चर्चा करने के लिए हम ये बता सके कि हमारे पास जो आंकड़े मौजूद है उसमें सत्यता कितनी है। तो सबसे पहले दिखाएंगे बुधनी से ये रिपोर्ट। अलग अलग क्षेत्रों में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में बता रहे हैं। ये देखेंगे बुधनी की आवास कॉलोनी है। इस कॉलोनी का नाम आवास कॉलोनी ही इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बनाई गई है। तमाम जिसपे मकान नंबर भी डले हैं और ये बनाई गई है। भैया आप क्या करते हैं? भाई मैं तो टाइटन जाता हूँ। टाइटन जाते हैं? तो यहाँ पर किराए से रहते हैं? नहीं, अपना खुद का मकान है। अच्छा, कब लिया आपने? ये कम से कम 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मकान है इसमें अपने को जब आप प्रधानमंत्री आवास की राशि वगैरह मिलने में कैसी स्थितियाँ रही? उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो नगर पालिका के द्वारा से हुआ था वो काम करा था जी। मतलब अपने जैसे हम लोकल वाले, हाँ हाँ। तो लोकल वाले के हिसाब से क्या हमको जल्दी होगा। अच्छा। और जो बाहर के लोग हैं उनके लिए फिर मतलब बाहर के लोगों के लिए जैसे नाम वाम कटवा के लाना पड़ता है, उसके द्वारा मिलता है मकान। यहाँ पे किराए से कितने लोग रहते हैं? यहाँ पे किराए से तो इधर भी किराया चलता है, ये भी मतलब अपने बुधनी का ही है। हाँ हाँ। वो सामने वाला भी किराया चलता है जी। यहाँ पे कम से कम है ना, ये लाइन में कम से कम 10-15 ऐसे हैं जो किराए से चलते हैं। 10 से 15 किराए चलते हैं। तो यही हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पास आवास नहीं हो। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुधनी में ही नगर पालिका में कार्य करते हैं, उन्होंने अपने ही लिए यह आवास आवंटित करा लिए जबकि खुद के आवास उनके पास में है। और यह स्थिति सिर्फ बुधनी की नहीं है, यही स्थिति सीहोर जिले के कई जो है नगर पालिका क्षेत्रों की है, यही भोपाल जिले के छोटे कस्बाई क्षेत्रों की है, यही स्थिति नर्मदापुरम जिले की है और यही स्थिति कई अन्य जिलों की है। और हम बताएंगे अलग अलग जिलों में वास्तविकता क्या है PM आवास को लेकर। तो बुधनी एक तस्वीर है, लेकिन ये घोटाला इंदौर नगर निगम से लेके हरदा, देवास जैसे छोटे छोटे जगहों पर भी है। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी को इसके लिए RTI लगानी पड़ी और उसके बाद जो सच सामने आया वो भी कुछ इसी तरह का था। इस समय पिछले 3 महीनों में जो बड़े घोटाले हैं उनका हम जिक्र कर दें। इंदौर नगर निगम में जो कंसल्टेंट थे उन्होंने अपने नाम पे मकान करवा लिए। सीधी में आप आश्चर्य मानेंगे कि 16 मकानों का पैसा एक अधिकारी खुद जो है वो निकाल लिया। और इतना ही नहीं है, इसके अलावा उमरिया में 16 मृत लोगों के नाम पर प्रधानमंत्री आवास दे दिए गए पिछले 1 साल के भीतर। ये मोटे मोटे आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि परिस्थितियां और हकीकत वास्तव में क्या है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना की। सबसे पहले दीपक जोशी जी आपके पास चलते हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे, आपको खुद को मजबूर होना पड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहीं ना कहीं मूवमेंट करने के लिए, RTI लगाने के लिए, मोर्चा खोलने के लिए, इसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी थी दीपक जी?
और डेमोक्रेटिक देश होने के साथ भारतीय जनता पार्टी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है। इस नाते से मेरी पार्टी ने इस चीज के लिए गुरेज नहीं किया कि मैंने आंदोलन क्यों किया या मैं क्यों किसी चीज के खिलाफ खड़ा हुआ। व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस नियति के कारण इस चीज को तय किया था, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि नेता, नियत और नेतृत्व, इन तीनों चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रही। एक अभिनव योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को सुचारू रूप से शुरू किया गया। आज गांवों के परिदृश्य बड़ी तेजी से बदल रहे। प्रधानमंत्री आवास के रूप में हम कच्चे मकान जो कवे लोग के खप्पर कहते हैं वो थे। बात पहले ये हुआ था कि 2022 तक के सर्वे पर इन्हीं लोगों को मकान दिए जाएंगे, लेकिन बाद में भी सर्वे कराकर छूट गए थे, वंचित हो गए थे, उन लोगों को भी देने का प्रयत्न किया गया। लेकिन अनुराग भाई, आप जानते हैं कि सिस्टम बहुत बड़ा है और इस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे घुस जाते हैं जिनके कारण से दिक्कत जाती है। आपने देखा होगा लगातार कार्रवाई भी हो रही है, सस्पेंशन भी हुए, डिसमिस भी हुए, जिला पंचायत जनपद तक के सीओ तक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो ऐसे स्थिति में सरकार अपनी कार्रवाई करने का प्रयत्न करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज इस सिस्टम को ठीक करने की बहुत महती आवश्यकता है। इसको कहीं न कहीं जो जिस प्रकार से उससे जोड़ा गया कि लगातार 3 बार इसका वो करके फोटो अपलोड करना पड़ेगा, तो उसके कारण भी दिक्कत जा रही है कि जब भी फोटो अपलोड होने की बात होती तब कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ आता है कि हम क्यों ना इसमें से कुछ पैसा ले। तो ये तो भ्रष्टाचार हो जाता थोड़ा बहुत। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि कुछ लोगों ने अपने लोगों को उपकृत किया या अपने आप को उपकृत किया, तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस परिदृश्य को ठीक करने के लिए जहां तक आवाज उठ सकती है आवाज उठाना चाहिए, जिससे मैंने खुद ने आवाज उठाई है। मैं सत्तारूढ़ पार्टी का सदस्य था उस वक्त भी, और मैंने उस वक्त भी काम किया कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो मैं बोला। मेरी पार्टी ने उसको बुरा नहीं माना, सरकार ने बुरा नहीं माना, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। 39 लोगों के खिलाफ लोकायुक्त कार्रवाई हुई है। उस कार्रवाई के कारण आज कहीं न कहीं वो काम जो छूट गए थे, वंचित हो गए थे लोग, उनको घर मिलने की शुरुआत आरंभ हो गई। बिल्कुल दीपक जी, एक बार हीरालाल लावा जी के पास चलेंगे, क्योंकि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पे उनका कांटेक्ट बहुत अच्छा है, ये हम मानते हैं जिस तरह से उनके मूवमेंट रहे हैं। अलावा जी, क्या आपको लगता है कि जब नगर निगम और नगर पालिका के स्तर पर इस तरह के भ्रष्टाचार हैं, इस तरह की मनमर्जी है, इस तरह की परेशानी है, तो क्या आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना सुलभ है लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए, और सब कुछ ठीक चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? हीरालाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा जिसको आप पूरे आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश और देश की जनता के सामने लेके आ रहे हैं, वास्तव में एक गंभीर मुद्दा है। और जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मूल उद्देश्य यही था कि ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिया जाए जो बिल्कुल अपना घर बना नहीं सकते हैं, मजदूर हैं और बहुत गरीबी में जी रहे हैं। देखो, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन देखो योजना की मंशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह इसमें भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा हो जा रहा है, ये आपने जैसे उदाहरण के तौर पे कि बुधनी का एक एग्जाम्पल दिया। बुधनी में निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी का एरिया रहा, और निश्चित ही उनके प्रभाव क्षेत्र में कुछ लोगों को मिले आवास, मिलना भी चाहिए, देखिए गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन सवाल कौन, ऐसे लोगों को आवास योजना का फायदा मिल रहा है जिनके पहले से ही घर बने हुए, जो पहले से ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या पहले से ही जिनके पास बड़े ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार इन्होंने कहा, जब जनगणना हुई थी और आवास योजना के लिए जब सर्वे हुआ था, तो बहुत सारे इन्होंने फैक्टर उसमें सर्वे में थे कि पिलर नहीं होना, तमाम तरह के, उस कारण कई लोगों के नाम पहले कट गए थे। 2018 तक कंप्लीट होने में टाइम लगा, 18 के बाद आवास प्लस योजना आई। अभी भी ग्रामीण इलाकों में कई गांव ऐसे, कई पीड़ित ऐसे हैं जो वास्तव में गरीब है, जो मजदूर है, जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं मिले, लेकिन जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास, उनके प्रधानमंत्री आवास योजना के उनको लाभ दिया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो गरीब है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, जिनके छतों से पानी टपक रहा है, तो उनको इस आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये बात सत्य है
नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्रों में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट लेने के बाद या घर बनाने के बाद उसको किराए से दे दिया, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी से घर बना हुआ। ये जांच का विषय है। और पूरे मध्य प्रदेश में और खासकर शहरी क्षेत्रों में जैसे इंदौर में बहुत मतलब बाईपास पे मल्टी बनी है प्रधानमंत्री आवास, वहां पे ऐसे लोगों ने फ्लैट आवंटित कराए जिनका ऑलरेडी घर बना हुआ है। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है और इस योजना का दुरुपयोग भी हो रहा है। तीसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु आपके माध्यम से, कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाकों में राशि का इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख दिया जाएगा। आप शहर से सीमेंट ले जाएगा, शहर से सरिया ले जाएगा गरीब पीड़ित, शहर से ईंटें ले जाएगा, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा होता है, जबकि शहर के अंदर सारी सुविधा मिल जाती है। तो ग्रामीण इलाकों में सरकार ने 1,20,000 रुपए निर्धारित किए हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये भी है कि कम से कम शहरी क्षेत्रों से और ग्रामीण इलाकों में राशि, जो प्रधानमंत्री आवास के लिए जो राशि होती है, उसको कम से कम दोनों के लिए बराबर ही होनी चाहिए। सरकार 2.5 लाख करे, 5 लाख करे। देखो आज के समय में जिस हिसाब से महंगाई है, और महंगाई के जमाने में कम से कम 5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना होना चाहिए। और जो आपके माध्यम से जो आवाज उठाई जा रही है चैनल के माध्यम से, कि एड्रेस किया जा रहा है कि एक इशू की वास्तव में जो गरीब नहीं है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, एक गरीब है उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करे सरकार, और जो वास्तव में गरीब है उनको योजना का लाभ दे। महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। वापस मैं आपके पास आता हूँ। एक बात थोड़ी सी हकीकत हमने अभी जो है मिड सिटीज की दिखाई, कस्बाई क्षेत्रों की दिखाई, ग्रामीण क्षेत्रों की दिखाई। अब हम चलते हैं सीधे जबलपुर, जहां पर कुछ और ही तस्वीर चल रही है। राजधानी भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें, यहाँ की तस्वीर देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो टारगेट था, जो डेट थी, जो शेड्यूल था, उसमें किसी को मकान ही नहीं मिला। संजय साहू हमारे साथ है। संजय, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट्स की जबलपुर की स्थिति से थोड़ा रूबरू कराइए। संजय, क्या जबलपुर की, तो जबलपुर संस्कार धानी में 3 साल का एक टाइम पीरियड दिया गया था, जिसमें 8 परियोजनाएं जो है मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, ऐसी तमाम योजनाएं जो थी वो उसमें बंटन हुआ है। और लगभग 1700 मकान जो है वो धराशायी होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। आज दिनांक तक वो पूरे नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जबलपुर नगर निगम बड़ा क्षेत्र नगर निगम सीमा की में जो बात आती है कि वहाँ पर जो बलेरी है, बलेरी में मकान बनना थे, लेबा गार्डन है वहाँ पर मकान बनना थे, मकान बन गए। आवंटन की स्थिति आते आते वो मकान जो है खंडर की स्थिति में आ गए। अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के MLB स्कूल में। यहाँ की जिस प्रकार की कहानी आपने बताई कि ये राजीव आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकान थे, और यहाँ पर जितने भी मकान बने हुए लगभग 50% मकान ऐसे हैं जो अधिकारियों और जो उद्योगपतियों के नाम पर है। चूंकि ये शहर का पास इलाका कहलाता है MLB स्कूल, और यही वो कारण है कि यहाँ पर अधिकांश लोग किराएदार हैं, लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं। देख सकते हैं कि जितने भी मकान यहाँ पर बने हैं, 2 रो में यहाँ पर मकान बने हुए हैं, इसमें 50% मकान ऐसे हैं जिनको अधिकारियों और उद्योगपतियों के नाम पर दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा घोटाला जो है वो जबलपुर आवास योजना के तहत किया गया। 800 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च होना थी, और अभी तक लगभग 625 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है, लेकिन आवास है कि किसी को मिलने का नाम नहीं ले रहा है। लोग चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 2500 आवेदन ऐसे पड़े हुए नगर निगम में जिनको आवास मिलना है, जिनको आवास स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन वो आवास कहाँ है, कब आवंटन होंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं। पिछले हम नगर पालिका जो कार्यकाल रहा है, डॉक्टर स्वाति गोडबोले जो कि महापौर थी यहाँ पर, उनके MIC सदस्य खुद इस बात को उठा चुके हैं, नवीन दचारिया, कि आवास योजना में जो है वो घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई उनकी बात को सुनता हुआ दिखाई नहीं। आज की डेट में वर्तमान में ही वही परिदृश्य दिखाई दे रहा है। बलेरी में लगभग 150 मकान जो बनकर तैयार हो चुके थे, जिनका आवंटन होना था, वो आवंटन आज दिनांक तक नहीं हो पाया, और वो खंडर होने की कगार पर आ गए हैं। जब भी अधिकारियों से पूछो तो उन्होंने बिल्कुल संजय, यही तो बात है कि जिसको मकान मिलना चाहिए उसे मिल नहीं रहे, और जिनको मिल गया उनको जरूरत नहीं थी तो उन्होंने किराए से दे दिए। दीपक जी, बड़ी ईमानदारी से बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसको वास्तव में मकान की जरूरत थी वो कितने फीसदी लोग हैं, जिन्होंने मकान आवंटित करवा लिए वो कितने फीसदी लोग हैं? आप जानकारी पूरी रखते हैं क्योंकि आपने बहुत काम किया, और इसीलिए आज आपको जोड़ा भी मैंने विशेष रूप से निवेदन किया था आपसे।
हकीकत में जो स्थिति है वो थोड़ा सा आप बताएंगे तो थोड़ा सरकार के कान भी खुलेंगे, आंखें भी खुलेंगी। दीपक जी। अगर जी मेरा भी कहना है आपसे, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में तो इसकी जो व्यवस्था बनी है वो लगभग 70 से 80% जो लाभान्वित वर्ग है उन्हीं को मिलना चाहिए था जो योग्य थे। 20% का मैं मान सकता हूँ घोटाला। शहरी क्षेत्रों में देखने में आया है कि जो शहरी निकाय है उसकी व्यवस्था थोड़ी सी सरकार के पैरेलल हो जाती है, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पार्षद और जो सदस्य लोग होते हैं वो अपने आप को कहीं न कहीं विधायक के, सांसद के बराबर सोचते हैं। इस नाते से थोड़ा सा उनका प्रभाव ज्यादा होता है और इसमें कहीं न कहीं बात होती है, जिसे आप कह सकते हैं बंदरबाट होती है। तो उसमें मेरे ख्याल से दोनों पक्ष के पार्षद कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं। मेरे खुद ने एक जगह देखी थी कि दोनों पक्ष के पार्षदों को ये कह दिया गया था कि आप सबको इतनी कुटिया हम इतने अपने आवास हम आपको दे देंगे। तो शहर में तो हुआ निश्चित रूप से, इसमें कोई मैं स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। और जैसा कि भाई हिरणलाल जी ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर भी ठीक नहीं है। मैंने भी विधानसभा में एक बार ये बात रखी थी कि भाई शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर ठीक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नेता, नियत और नीति, मोदी जी की नीति और नियत स्पष्ट थी। नहीं तो पहले तो आपको याद होगा कि इंदिरा आवास होती थी, एक पंचायत को 1 या 2 मिलती थी, झगड़े चलते थे। उसके बाद अर्ध आवास दे दी गई, आधी आवास, 20,000 की पूर्ण आवास और 10,000 की आधी आवास। उस चीज को निश्चित रूप से जो हमारी सरकार है उसने चीज को बदला और बदलने के बाद एक व्यापक अभियान चला है कि गांव में कोई भी कच्चे मकान में नहीं रहे। 11 की जनगणना थी, 11 की जनगणना के आधार पर लिस्ट बनाई गई और उसमें लोगों को जोड़ा गया। बाद में लगातार शिकायत, हम छूट गए। तो 22 में फिर एक सर्वे शुरू किया गया, उनको भी जोड़ने की बात कही गई। अब संपूर्ण सर्वे में कहीं न कहीं आया है। लेकिन मेरा मानना है कि हिरणलाल जी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है और अच्छी है, खास करके आदिवासी वर्ग के। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों को भी एक टीम बनाना चाहिए, जो टीम बनाकर इस चीजों पर ध्यान रखे कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ नहीं हो रही। और हिरणलाल जी तो स्वयं विधानसभा में बैठे, अपनी बात को दबंगता से रखने का प्रयत्न करेगा, तब बात होगी, विधानसभा में आवाज आएगी। तो कहीं ना कहीं तो की बात चलते हैं सर। एक तो बड़ी बात ये जो सब सहमत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख। आपकी नजर पड़ती होगी जब आप जहां से गुजरते हैं, कितने मकान आपको पूरे बने दिखते हैं? आपको लगता है कि यार ये आशियाना जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, जो सपना शुरू में देखा गया, किसी कॉन्सेप्ट से शुरू हुआ, भले कांग्रेस सरकार से शुरू हुआ, भाजपा ने इसको एक अलग लेवल पे लेकर गई, पर ये आशियाने कितने कंप्लीट दिखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 1,20,000 के साथ में? हिरणलाल जी। जी देखिए, आज अगर सच्चाई आपके सामने बयां करूं तो 1,20,000 के चक्कर में कई हितग्राही ऐसे हैं जो कर्जे में डूब चुके हैं। क्योंकि देखो 1,20,000 में कोई इतनी आसानी से इतने सस्ते दर में घर बनना नहीं है। भले वो 10 बाई 10 का बनाएगा तो भी नहीं बनना है। तो हितग्राही क्या करता है कि वो ब्याज पे पैसे ले रहा है और ब्याज पे पैसे लेने के कारण समय पर ब्याज नहीं चुका पाने के कारण उस पे और कर्जे बढ़ते जाता है। तो एक गंभीर समस्या है। दूसरी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो राशि है वो समय पर नहीं डलती है। किस्त, एक तो ब्याज का पैसा, ऊपर राशि उधर समय पे नहीं डल रही। तो ये 1,20,000 में मतलब ज्यादातर जो हितग्राही हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों के, आदिवासी क्षेत्रों के, उसके ये समय पे राशि नहीं मिल रही और कम राशि होने के कारण कर्जे के बोझ में और बढ़ते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। तो मेरा तो विधानसभा में भी मैंने मांग करी थी कि कम से कम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख तक की राशि कर दी जाए, ताकि किसान का, गरीब का, जो भी हितग्राही है, जो वास्तव में जिसको लाभ मिलना चाहिए, कम से कम उसका घर बने, 5 लाख रुपए का घर बने और उसको उचित आवास का लाभ मिले। तो ये एक मुद्दा है और इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि समय पर राशि नहीं डल। एक और सवाल है मेरा, ये तो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जानने की कोशिश करता हूँ। आपको लगता है कि किस हद तक है, दीपक जोशी जी एक क्षेत्र में गए, वहां पर कार्रवाई हुई, लेकिन ये भ्रष्टाचार हमने पूरे प्रदेश में पाया है। विंध्य के सीधी में, महाकौशल आ जाइए, उमरिया में, जबलपुर में, मालवा आ जाइए, इंदौर में, देवास में, मध्य में आ जाइए तो बुधनी में, हरदा में, नर्मदा अंचल में, सब जगह तो एक करप्शन है। आपको लग रहा है कि सरकार ऐसी कोई ठोस कार्रवाई कर रही है कि जो उद्देश्य है वो पूरा हो?
या ज्यादा बोलबाला भ्रष्टाचार का नजर आ रहा है इस पूरी योजना में, हीरालाल जी? देखिए, ये ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता मैं कि इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि बेचारों को राशि कम है और ऊपर से उनको वास्तव में जो हितग्राही है उनको नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत जो हमने देखा है कि सरकार फ्लैट बना के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दे रही है, और वो उस फ्लैट को सामने वाले ने किराए पे दे दे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी घर बना हुआ है। तो ये इस पे एक जांच का विषय है और इस तरफ सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार है कि जिसकी नगर निगम में सेटिंग है या जिसकी पार्षदों के साथ सेटिंग है या जिसकी सरपंचों के साथ सेटिंग है, जो थोड़ा बहुत उनका जो भी इंटरनल सेटिंग होती है, उनको जो योग्य नहीं होते, जो उस योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो इस पे जांच होनी चाहिए। सरकार को उच्च स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाला हो रहा है, इसी तरह का मामला जबलपुर में भी आया था हीरालाल जी। संजय साहू हमारे साथ में। संजय, ये मामला MIC में उठा था जबलपुर नगर निगम में, क्या कोई कार्रवाई हुई उस मामले में? सत्ताधारी दल के ही पार्षदों ने उठा दिया था ये मामला, तो पूरा किसी का कुछ हुआ? नगर निगम के कर्मचारियों पे सीधे आरोप थे, रेवड़ियां बांटने के, बंदर बांट के आरोप थे। कोई कार्रवाई हुई उसके बाद में संजय जी? कार्रवाई की बात जहाँ तक करें तो कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो आवास बने हुए हैं वो 50% आवास ऐसे हैं जिसमें जो यहाँ के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके आवास हैं, और साथ में ऐसे लोग हैं जो जिनका जो यहाँ पर रहते ही नहीं थे, जो जिनके पास ऑलरेडी आलीशान मकान बने हो, उनके आवास यहाँ पर हैं। तो क्या कार्रवाई, वो तो खुद इसमें लिप्त है। इसके साथ अगर हम बात करें तो उनके मामला उठाया था, मामला उठाने के बाद मामला को शांति भी कर दिया। इसमें एक जवाबदेही जो है वो चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की एक जवाबदेही बनती है कि जो आम आदमी है, जिसको मकान वास्तव में जिसको दरकार है मकान की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था कि 2022 तक हम झुग्गी मुक्त कर देंगे और लोगों को पक्का मकान देंगे, वो कहीं ना कहीं उसमें पलीता जो है वो दोनों ही दल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, लेकिन दोनों ही दल लगाते नजर आ रहे हैं। और ये जो हालात जो बने हुए हैं, कहीं कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही। ऐसा नहीं है कि लोकल में इस बात की जानकारी हो, यहाँ के विधायक हैं उनको भी जानकारी होगी, यहाँ के सांसद है उनको भी जानकारी होगी, महापौर है उनको भी जानकारी होगी, और ऊपर जो भोपाल स्तर पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो मंत्री बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है कि ये घोटाले जो है वो हो रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि बड़ी विडम्बना है ये कि एक व्यक्ति का आवास, जिसका प्लाट है, जिसकी झुग्गी है, उसका प्लाट जब प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम आता है तो उससे 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए ये राशि भी ली जाती है। साथ में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर भी 10 से 20,000 रुपए की बात, 10 से 20,000 रुपए सरपंच या सचिव जो होता है वो लेता है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो है व्यापक रूप से वो अपनी पकड़ बना चुका है, और यही कारण है कि अभी तक मुझे तो लगता है कि जबलपुर में बिल्कुल संजय, शहर हो या गाँव, हालत यही है। दीपक जोशी से एक आखिरी कमेंट और ले लेते हैं इस संदर्भ में। दीपक जी, समझना ये चाहेंगे कि ये बीमारी को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि डर ये होता है कि ये योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, नाम प्रधानमंत्री का जुड़ा है। राज्य सरकार को ये लगता है कि केंद्र की योजना है, केंद्र से आवंटन आता है, ज्यादा बात होगी, ज्यादा जांच होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आवंटन में ही कमी आ जाए। ये डर भी कहीं ना कहीं सरकारों को काट रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खुलेआम मतलब भ्रष्टाचारों के कई सबूत तो हम आज ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। 6 जगहों के, कई जगह पे जब आप सत्ता में थे, आपने जबलपुर में सत्ता में जो लोग थे उन्होंने, हरदा में जो लोग सत्ता में थे उन्होंने इस मामले में जो है सवाल उठाए, आवेदन दिए, शिकायतें की, कार्रवाई कहीं नहीं हुई। कार्रवाई की कितनी जरूरत है और किस तरह ये जो है बीमारी को दूर किया जा सकता है पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार की? दीपक जी। अनुराग भाई, ये योजना बड़ी महती योजना है, बहुत इसको से होकर गुजरती है, लेकिन बाद में तय हुआ कि सीधा हितग्राही के खाते में पैसा डाला जाए, तो हितग्राही के खाते में जाता है, लेकिन उसको 3 बार अपलोड करना पड़ता है। और अपलोड करने की व्यवस्था इसलिए थी, जैसे हीरालाल जी कह रहे था कि उसको पहली किस्त मिली, उसके बाद किस्त नहीं मिली। तो कितनी बार ये हुआ कि पहली किस्त मिलने के बाद हितग्राही ने मकान बनाने की व्यवस्था नहीं करी, उसने पैसे को दूसरी जगह लगा दिया। हमने भी बहुत सी बार सुना कि भाई मुझसे पैसा नहीं मिल रहा। हमने पूछा क्यों नहीं मिल रहा, तो बोले साहब वो अधिकारी बोलते कि इन्होंने पहली किस्त का पूरा नहीं किया। तो हमने कहा पहले किस्त उससे पूछा हितग्राही से, तो वो कि बच्चे की शादी आ गई थी, कोई बीमार पड़ गया था, तो पैसा सामान लग गया। तो दिक्कत है कुछ न कुछ, इसको तो ठीक करना चाहिए। लेकिन जैसा अभी संजय साहू जी ने जबलपुर का बताया, मैं देवास में रहता हूँ, देवास में मैंने देखा कि यहाँ भी मल्टियां बनी है प्रधानमंत्री आवास की, उसमें किराएदार थे।
जब अखबारों ने बड़ी संख्या पे इस चीज को उठाया मुद्दे को, तो नगर निगम ने बाकायदा टीम गठित करके मेरे ख्याल से 25-50 आवास खाली करवाए उन किराएदारों से, और जो हितग्राही थे उनको देने की व्यवस्था करी, और जो नहीं आए मैदान में उनको दूसरों को अलर्ट करने की व्यवस्था भी की। दूसरा पक्ष ये भी होता है कि जब ये आवास बनते तो इस शहर के एक कोने में बन जाते हैं। जैसे अपन भोपाल की बात करें कि बीएचएल में मकान बनाए, अब काम करना उसको हमारे अन्य मार्केट की तरफ, तो उसको लगता है कि मैं यहाँ तक आऊंगा जाऊंगा, किराया ज्यादा लगेगा, ये लगेगा, तो वो मकान किराए पर उठा देता है, इधर कुछ छोटी मोटी जगह ले लेता है। एक दो चीजें देखने में आती है। लेकिन जिस प्रकार से बड़े लोगों द्वारा मकान हड़पे गए, साहू जी ने जो बताया, वो वाकई में जांच का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं खुद साहू जी से एक बार बात करूंगा, लिस्ट लूंगा और इस पे कार्रवाई करने के लिए पुरजोर तरीके से मांग करूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है अनुराग भाई, जब तक आप जैसे लोग इसके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं वो आपके हाथ में है, और आज आईएनएस ने बहुत ही अच्छी उठाई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये यहीं पे रुकना नहीं चाहिए, इस पर कुछ न कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। हम लोग हितग्राही जो इनके हाथ में पहुंचना चाहिए उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, तो इस लोकतंत्र की सार्थकता होगी और हम सब लोग मिलकर इस बुराई को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल दीपक जी, जो आपने बात कही, जो हीरालाल जी ने कही, हम भी ये बकायदा सूचियों के साथ सरकार को भी उपलब्ध कराएंगे, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारी है आपको भी उपलब्ध कराएंगे और हीरालाल जी आपको भी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि ये जरूरी है कि इस तरह के जो मामले हैं जहां पे गरीब वास्तव में जो जरूरतमंद है उसको एक आशियाना मिल जाएगा, तो उसके लिए जो राहत की बात होगी वो हम सबको ही सुकून देगी, चाहे वो दीपक जोशी जी हो, हीरालाल जी हो, संजय जी हो, या मैं स्वयं या IANS 24x7 की पूरी टीम। तो हम कोशिश करेंगे जो आज हमने मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे का हल किस तरह होगा इसको लगातार लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल समय के अभाव में मुझे दीजिए इजाजत। हमारे मेहमान दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। हीरालाल जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद, और संजय साहू जी आपका भी धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।